दोस्तों, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं। अब जिन लोगों ने अपने घर में बड़ी मात्रा में लिक्विड वेल्थ यानी कैश रखा है, उनके हलक में ये बात अटक गई है। भारतीय परिवारों की जमा पूंजी दाल चावल के डब्बों में कैश के तौर पर रखी होती है। ऐसे में 2000 के नोट स्टोर करने में आसान होते हैं, लेकिन अब जब 2000 के नोट बंद हो रहे हैं तो लोगों के मन में सवाल है कि घर में हम कितना कैश रख सकते हैं या घर में कितना कैश रखना लीगल होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, कोरोना काल के बाद से देश में डिजिटल लेन देन का चलन काफी बढ़ गया है। अब लोग ज्यादातर ट्रांजैक्शन यूपीआई और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक जनरेशन के लोग बड़े लेन देन के लिए कैश में ट्रांजैक्शन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए लोग एटीएम से एक बार में ही ज्यादा कैश निकाल कर ले आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में मैक्सिमम कितना कैश रखा जा सकता है, और इस बारे में नियमों की जानकारी नहीं होने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। घर में कैश रखने का इनकम टैक्स का एक नियम क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में रखी नकदी को कभी जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको इस कैश का सोर्स बताना पड़ेगा। अगर आपने पैसे गलत तरीके से नहीं कमाए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहीं आपने टैक्स रिटर्न भरा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में रखे कैश के बारे में सोर्स नहीं बता पाते हैं आप, तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया था कि अगर आपके घर में आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उसका अमाउंट का 137% का टैक्स लगवाया जा सकता है। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक अगर कोई एक बार 50,000 से ज्यादा कैश निकालता है तो उसे अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकाला जा सकता है। 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा। दोस्तों, अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है, इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही, उसके ऊपर से 37% और आपको भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ घर, मकान, गाड़ी या शादी विवाह के टाइम पर अक्सर में बड़े लेन देन करने की जरूरत पड़ ही जाती है। इस तरह के लेन देन करने से पहले जरूरी है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। आपको बता दें कि बैंक में एक बार में 50,000 रुपए से उससे ज्यादा की निकासी या जमा करने पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको पैन या आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे। अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं 30 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति की नकद खरीदी और बिक्री पर वो व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है। बता दें कि ऐसे मामले में छापेमारी भारत में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसी करती हैं। इन एजेंसीज ने लोगों के घरों से करोड़ों रुपए के हिसाब से कैश बरामद भी किया है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई कई बार हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि साल 2022 में ईडी की सबसे बड़ी छापेमारी के बारे में। दोस्तों, साल 2022 में ईडी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारियों में से एक को अंजाम दिया था, जब पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थिव चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे। वहीं उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने लगभग 50 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया था, और इतना बड़ा अमाउंट था कि इसे गिनने में ही 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इसमें हालत ये थी कि नोट गिनने का काम करने वाले बैंक कर्मचारी भी थककर चूर हो गए थे। और इससे कुछ दिन पहले ही झारखंड माइनिंग स्कैम से जुड़े एक मामले में भी ईडी ने 20 करोड़ नकदी की जब्ती की थी। इसके अलावा सोना, चांदी, गहने, जेमस्टोन वगैरह अलग से जब्त किया गया। बता दें कि इस नकदी में 2000 के नोट ही ज्यादा मात्रा में थे। लेकिन ईडी छापे में पकड़े गए कैश को जब्त ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की जाती है, और जब्ती के लिए ईडी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ऑफिसर्स को बुलाती है, जिसके बाद उनकी मौजूदगी में कैश की गिनती होती है। गिनती पूरी होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसे सीजर मेमो कहते हैं। इसमें बरामद की गई कुल रकम दर्ज की जाती है। साथ ही ये भी दर्ज किया जाता है कि 2000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने, 200 के कितने और 100 के कितने नोट हैं। ये वैसे ही होता है जब आप बैंक में कैश जमा करने जाते हैं, तब पर्ची पर नोटों की संख्या दर्ज करते हैं। इसके बाद एक इंडिपेंडेंट विटनेस की मौजूदगी में इस कैश को बक्से में भरकर सील कर दिया जाता है। इस कैश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय ब्रांच में भेज दिया जाता है, जहां ये ईडी के पर्सनल डिपॉजिट्स में जमा कर दिए जाते हैं। वहीं हाल ही में जनवरी के महीने में एक और केस सामने आया है।
इनकम टैक्स चोरी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने टोंक के एक मेजर बीड़ी मैन्युफैक्चरर और उसके रिश्तेदारों कारोबारी सहयोगियों के जयपुर, टोंक, लालसोट, एमपी के खंडवा और साउथ इंडिया में हैदराबाद समेत कई शहरों पर 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस छापेमारी में करीब 40 करोड़ रुपए की काली कमाई पकड़ने का दावा किया है। जी हां, छापेमारी में 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20 किलो सोना भी जब्त किया गया। आईटी से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है और पैसों के लेन देन से जुड़ा है। छापेमारी की कार्रवाई बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाले कारोबारी और उसके सहयोगियों के हुई है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने भी छापेमारी के दौरान 2 करोड़ की काली कमाई एक्सेप्ट कर इस पर इनकम टैक्स देने की परमिशन दी है। अब आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि ईडी इस पकड़े गए कैश का क्या करती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि कानून के हिसाब से ईडी को रुपया जब्त करने की परमिशन तो है और ये पैसा उसके पर्सनल खाते यानी पीडी में जमा हो जाता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरअसल होता यह है कि जब्ती के बाद आरोपी को पैसे के सोर्स और लीगल अर्निंग्स होने के सबूत देने का मौका दिया जाता है और जब तक इससे जुड़ा केस चलता है तब तक ये कैश ईडी के पास पड़ा रहता है। अगर आरोपी अपने इनकम का सोर्स साबित कर देता है और कोर्ट उसे मामले में बरी कर देता है तो तब उसे ये रकम वापस मिल जाती है। वहीं अगर आरोपी अर्निंग्स का वैलिड प्रूफ नहीं दे पाते हैं तब इस रकम को गलत तरीके से कमाए गए पैसों के दायरे में रखा जाता है और तब इस रकम पर केंद्र सरकार का दावा होता है और ये केंद्र सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको सीबीआई ज्यादा बेहतर लगती है या ईडी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।